Good afternoon, sir. सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपका माइक ऑफ। अनम्यूटेड नहीं किया, अब आएगी। हाँ, कल का गुड इवनिंग सर। कल का टेस्ट कैसा हुआ? अब तो आवाज आ रही है ना? यस सर। बताओ कल का टेस्ट कैसा हुआ? बोलती बंद है। चलो खैर, मेरे पास तो रिजल्ट है, पता है अच्छा गया है, रिजल्ट अच्छा गया है। वैसे 400 के ऊपर काफी बच्चे, 480 का तो टोटल टेस्ट ही था, 480 में से 400 के ऊपर कई बच्चे। चलिए गुड बच्चों, आज पहली क्लास फिजिक्स हो गई। ये ऊपर नीचे चलता रहता है कभी कभी। अभी है ना 4 क्लास जो हम करेंगे वो परसों से करेंगे। कल भी 3 क्लास रहेंगी आपकी, तो परसों से 4 करेंगे। सर टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग तो वैसे मैंने उस दिन बोर्ड पर लिखा था, वही रहेगा। 2:30 बजे स्टार्ट करेंगे हम, 2:30 से लेकर 3:45 तक पहली क्लास, फिर 15 मिनट का गैप, फिर 4 बजे से लेकर 5:15 5:15 तक दूसरी क्लास, फिर 15 मिनट का गैप, फिर 5:30 बजे तीसरी क्लास है ना, 6:45, फिर 15 मिनट का गैप, चौथी क्लास 7 बजे से लेकर 8:15 बजे तक। वो तो बेटा देखो टाइम तो देखो आपको। सर इस बार फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत। क्या बोल रहे हो बेटा? दोबारा बोलो। सर मैं बोली इस बार फिजिक्स में बहुत ज्यादा अच्छे आए थे, बहुत सारे अटेम्प्ट किए मैंने। हाँ अच्छी बात है। नहीं बच्चों के नंबर अच्छे हैं, 120 में से 110 नंबर भी है फिजिक्स में, 120 में से 110 नंबर भी हैं, 105 हाँ सर भी हैं, अच्छे नंबर है। नहीं है ना, आप लोग मेहनत करोगे तो बेटा मार्क्स जरूर आएंगे, मैं बता रहा हूँ, है ना। तो देखो फ्राइडे को हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट कर दिया था, आज हम उसे आगे बढ़ाते हैं ना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो मैंने आपको बायो सावर्ट लॉ बताया था बेटा, कि जब भी किसी वायर से, उसको रिपीट कर देता हूं, जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होता है उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो वैल्यू होती है dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट होता है, I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। और बच्चों इसका वेक्टर फॉर्म मैंने लिखा था dV बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl क्रॉस वेक्टर r अपॉन r क्यूब। नीचे r क्यूब इसलिए हो गया था क्योंकि एक r हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। बच्चों डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल या पाम रूल काम में लेंगे, सीधे हाथ का नियम। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमें किसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये चीज इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन, है ना। तो अगर हमें किसी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आप क्या करो, अपने सीधे हाथ को, ये सीधा हाथ है ना मेरा, तो आप भी ध्यान रखो, आप भी मेरे साथ एक्शन करो। अपने सीधे हाथ को तार पर ऐसे कर दो कि अंगूठा जो है थंब वो करंट की डायरेक्शन में चला जाए।
अब जैसे आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये हमारा आर वेक्टर हो गया। अपनी हथेली को आर वेक्टर की तरफ ले जाओ बच्चों, अंगूठे को, थंब को करंट की डायरेक्शन में ले जाओ और अपनी जो हथेली है उसको आर वेक्टर की तरफ ले जाओ। अब अपनी हथेली, अपनी उंगलियों को ऐसे चलाओ, क्योंकि हमारी उंगलियां अंदर जा रही हैं, इसका मतलब इस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा? अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड होगा। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। ठीक है। अब अगर मान लो आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना है इस बिंदु पर, तो क्या करोगे? इधर देखो, पहले अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में ले जाओ और अब बच्चों अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आर इधर होगा, वेक्टर आर इधर होगा ना, तो थंब को ऊपर करो, वेक्टर आर को इधर करो, उंगलियां चलाओ। इस बार उंगलियां बाहर आई है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी? बाहर की ओर होगी। तो बच्चों इस वायर के दाईं तरफ राइट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा और इसके बाईं तरफ मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। बाहर होता है तो उसको डॉट से दिखाते हैं और अंदर की तरफ होता है तो उसको क्रॉस दिखाते हैं। ये बात तो मैंने पहले भी बताई होगी। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, अंदर की ओर। डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, यानी कि बाहर की ओर, आउटवर्ड यानी कि बाहर की ओर। इस पूरे चैप्टर में हम यही, डॉट मतलब बाहर, क्रॉस मतलब अंदर। ठीक है। अब बच्चों तुम बताओ, मान लो किसी वायर में करंट इधर जा रहा है इस तरफ और मुझे मैग्नेटिक फील्ड इसके नीचे वाले बिंदु पर निकालना है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा या बाहर आएगा? बाहर। बाहर आएगा। ऊपर निकालेंगे तो अंदर आएगा। समझ में आया ना? यस सर। यस सर। मैं डायग्राम नहीं बनाता, आप खुद डायग्राम बनाना, मैं बोल रहा हूं। बच्चों एक वायर है हमारे पास, वो हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज वायर है, और उसमें जो धारा है, करंट है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, दक्षिण से उत्तर की तरफ धारा है। तो बताओ इस वायर के ऊपर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। हमारे पास एक वायर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्षैतिज दिशा में, और उसमें करंट जा रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर, साउथ टू नॉर्थ। तो उस वायर के ऊपर कोई पॉइंट लूंगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? बताओ। डाउनवर्ड। बेटा डाउनवर्ड तो वायर की तरफ हो गया, डाउनवर्ड बोलेंगे तो तार की तरफ हो जाएगा, तार की तरफ नहीं होती कभी डायरेक्शन। सर बाहर की तरफ। बाहर और अंदर तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने डायग्राम तो बनाया ही नहीं, तो मुझे क्या पता कौन सा बाहर होता है। यहाँ पर आपको आंसर इस तरह से बताना है, पूर्व दिशा, ऐसे बताना है। जैसे इस लड़के ने डाउनवर्ड बोला, तो डाउनवर्ड बोलना सही था, लेकिन आंसर गलत था उसका। तो बच्चों इसको है ना, मैं बोर्ड पर नहीं बना रहा, आप खुद देखो। हमारे पास वायर है ऐसे, ये डायरेक्शन है साउथ से, कहां पर? ये देखो अंगूठा है ना, अंगूठा, अंगूठे को उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ ले जाओ और हमारी उंगलियों को ऊपर कर दो, क्योंकि हमारा पॉइंट ऊपर था। अब उंगलियों को ऐसे चलाओ, ऐसे। तो बच्चों ऐसे चलाने पर डायरेक्शन ये आई है, और ये वाली दिशा क्या होती है? पूरब, ईस्ट होती है। तो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आएगी ईस्ट, पूरब दिशा की ओर। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? अंगूठे को नॉर्थ में ले जाओ, अपनी हथेली को ऊपर कर दो क्योंकि पॉइंट ऊपर है। अब उंगलियां चलाओ, उंगलियां पूरब की तरफ जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया ईस्ट की तरफ। बस ऐसे निकालते हैं। बोलो आप लोग हाँ या ना में जवाब दो, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। यस यस सर। तो बच्चों एक और बात सुनो। दरअसल बच्चों किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर होता है। मैं डायग्राम बनाता हूं फिर बोलूंगा। देखो
ये वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो बेटा इस वायर की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ऐसा होगा वृत्ताकार, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा, ये लाइंस होगी, ये मैग्नेटिक लाइंस है, और वायर जो है वो सेंटर से जा रहा है, बिल्कुल। एक और लाइन ले लो, एक और लाइन ले लो ऐसे। तो किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से, सीधे तार की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है, वृत्ताकार। ये सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, संकेंद्रीय वृत्त है बेटा, समझ गए? अब ये लाइन क्लॉकवाइज होंगी या एंटी क्लॉकवाइज होंगी वो हम अपने हथेली से निकालेंगे। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो लाइन क्लॉकवाइज होगी, ऐसे घूमेगी, करंट नीचे जा रहा होता तो ऐसे घूमती, ऐसे, समझ गए ना? तो वो हम आगे और निकाल लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा आप लिख दो, एक सीधे धारावाही तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो वृत्ताकार होता है ना? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज सर्कुलर, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है? अब बच्चों इसका फार्मूला लिखना है अपन को। पहली हेडिंग डालो आप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, बल्कि आपने अभी जो लाइन लिखी है उसके ऊपर भी ये हेडिंग लिख सकते हो, क्योंकि डायरेक्शन भी तो उसी की निकाली है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है, एक बिल्कुल स्ट्रेट वायर, इसमें आई करंट जा रहा है, तो इस वायर से कुछ दूरी पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें, कितनी दूरी पर? डी दूरी पर, और दोनों तरफ से मिलाने पर ये वाला कोण बन गया अल्फा, और ये चलो थीटा 1 और थीटा 2 ले लेते हैं, ये थीटा 1 और ये थीटा 2, ठीक है? तो बच्चों इस तार की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, डायरेक्शन तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, अंदर की ओर आई है ना, डायरेक्शन तो हमने पहले ही निकाल लिया। आप में से किसी बच्चे को फार्मूला याद है? देखो अगर 12th क्लास का किसी को फार्मूला याद हो तो बोलो। सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी sin अल्फा प्लस sin बीटा। हाँ, तो अल्फा और बीटा की जगह अपन थीटा 1 थीटा 2 लिख देंगे। वैसे आंसर बिल्कुल सही बोला है आपने, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। और मैंने वो जो क्रॉस लगा रखा है ना बेटा, वो डायरेक्शन है अंदर की ओर। बच्चों अगर ये वायर अनंत लंबाई का हो, इनफाइनाइट लेंथ का, तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। आप खुद बनाकर देख लो, अगर आप लेंथ को बढ़ाते जाओगे तो थीटा 1 बढ़ते 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 90 डिग्री हो जाएगा, और नीचे की तरफ बढ़ाओगे तो थीटा 2 भी 90 हो जाएगा। समझ गए? देखो अगर लेंथ को ऊपर बढ़ाओगे, मैं और थोड़ा ऊपर ले जाता हूं वायर को, तो देखो एंगल बढ़ गया ना, ये थीटा 1 बढ़ गया, और जब ऊपर इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा तो थीटा बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा, और नीचे इनफाइनाइट हो जाएगा तो थीटा 2 भी बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा। तो लिख लो, फॉर इनफाइनाइट लेंथ, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, मतलब पूरी बोलूंगा तो अगर लंबी लाइन हो जाएगी, इसलिए बोलने का मन है आप इनफाइनाइट लेंथ लिख लो, समझ जाओगे। पूरी लाइन तो ये होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, है ना? इतना लंबा लंबा लिखने की क्या जरूरत है? तो बच्चों इनफाइनाइट लेंथ के लिए थीटा 1 और थीटा 2 दोनों 90 डिग्री हो गए। sin 90 कितना होता है बच्चों? 1 1 यहाँ पर 1 + 1 2
2 हो जाएगा, 2 से 4 कटेगा तो नीचे 2 पाई डी बचेगा। तो बच्चों इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये काफी काम आने वाला फार्मूला है, इसको इंपॉर्टेंट लगा दो, इंपॉर्टेंट लगा दो, है ना। और ऐसे करो, इसको नंबर 1 डाल देते हैं अपन, स्पेशल केस मान लो तो नंबर 1 डाल दिया। अब नंबर 2 सेमी इनफाइनाइट वायर, है ना। सेमी इनफाइनाइट को क्या बोलेंगे? अर्ध अनंत, आधा अनंत वायर। तो बच्चों सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब ये है, इधर देखो बच्चों ये तार है ना, नीचे तो इनफाइनाइट है लेकिन ऊपर यहीं पर खत्म हो गया। फिर से बोल रहा हूं, ये वायर नीचे तो इनफाइनाइट लेंथ तक जा रहा है लेकिन ऊपर यहीं खत्म हो गया बस। अब बच्चों इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पर d डिस्टेंस पर, तो वो कितना आएगा आप थोड़ा सोचकर बताओ ना मुझे, आप बताओ कितना आना चाहिए। बोलो 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 बोलो। म्यू जीरो आई अपन 4 पाई डी। म्यू नॉट बोल दो, नॉट अच्छा लगता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, है ना। बेटा ऐसा करो ना, जब आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो θ1 वाला एंगल तो 0 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट को ऊपर ले जाएं तो ये एंगल कम होता 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 0 डिग्री हो जाएगा और θ2 नीचे जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आप ऐसा बोलो सेमी इनफाइनाइट में एक एंगल 0 डिग्री होगा, दूसरा एंगल 90 होगा। तो हमारा बी आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो बच्चों अगर सेमी इनफाइनाइट है, अर्ध अनंत तार है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी आधा हो जाएगा। देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इसका आधा है, इसको आधा कर दो ये आ जाएगा, आधा का आधा मैग्नेटिक फील्ड, काम खत्म। बच्चों नंबर 3, अगर वायर सेमी इनफाइनाइट है लेकिन जो पॉइंट है ना वो यहां पर है, थोड़ा अंदर है, बिल्कुल कॉर्नर पर नहीं है, एकदम कॉर्नर पर नहीं है, थोड़ा नीचे है, तो बच्चों एक एंगल तो हमें देना पड़ेगा इसका। इधर देखो, तो θ1 तो क्वेश्चन में देना पड़ेगा लेकिन θ2 इसका 90 हो जाएगा क्योंकि नीचे इनफाइनाइट है। तो बच्चों θ1 की जगह θ1 लिखेंगे लेकिन θ2 को 90 करेंगे, तो बी आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी sin θ1 होगा, sin θ2 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस sin θ1 लिखेंगे इसे। लेकिन बच्चों एक चौथा केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो, इधर देखो ढंग से देखना, ये तार, ये वायर सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है और है ना मैग्नेटिक फील्ड हमें यहां निकालना है, यहां इस पॉइंट पर देखो बच्चों, ये पॉइंट वायर से बाहर है और ये डिस्टेंस तो आपको डी दिया है और ये एंगल आपको थीटा दिया है। तो बच्चों चूंकि ये बाहर है ना ये पॉइंट, तो ये नेगेटिव एंगल लेंगे हम इसे, तो इसका एक एंगल नीचे वाला तो 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर θ1 जो होगा वो माइनस थीटा होगा और θ2 जो होगा वो 90 होगा। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी 1 माइनस साइन थीटा। क्या आ जाएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना, 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ गलती हो सकती है, वहां तो गलती होती नहीं है बच्चों से। बच्चे इन 3 केसेस में गलती नहीं करते, इसमें करते हैं, इसलिए ध्यान से
काम में लेना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब ध्यान रखना इन बातों का। सर एंगल माइनस थीटा एक बार फिर से बताइए ना। एक मिनट भावना, अगर पॉइंट बाहर हो तो माइनस लेना है। हाँ भावना बोलो बेटा, क्या कह रहे थे? सर एंगल माइनस थीटा एक बार फिर से बताइए ना। बेटा सुनो, मेरी बात सुनो, जैसे ये पॉइंट अंदर है तो प्लस आएगा, लेकिन अगर ये पॉइंट वायर से बाहर है तो माइनस लेना है। तो जब बाहर हो ना पॉइंट तो आपको माइनस लेना है, बस इतना ध्यान रखना है। ओके सर। और मैं अभी क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको, रुको तब आएगा मजा। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। बेटा बच्चों, हमारे पास दो अनंत लंबाई के तार है, दो इनफाइनाइट लेंथ के वायर है एक दूसरे के पैरेलल। बच्चों पहले वाले में करंट जा रहा है 3 एम्पियर और दूसरे वाले में करंट जा रहा है 2 एम्पियर। दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, है ना? सेंटीमीटर है, मीटर में बदलना है, ध्यान रखना, गलती हुई तो बाद में पिटाई लगाऊंगा। पहले वायर से कितने डिस्टेंस पर कुल चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा? फर्स्ट वायर से कितने डिस्टेंस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा बेटा? टोटल मैग्नेटिक फील्ड पहले तो ये देखो 0 होगा क्यों, जबरदस्ती क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, तो ये समझ में आना चाहिए 0 क्यों होगा। और फिर निकालो 0 कहां होगा। पहले वायर से x डिस्टेंस मान लो, हम मान लेते हैं पहले वायर से x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है इस बिंदु पर। तो बच्चों पहले तो ये पता होना चाहिए 0 आ क्यों रहा है, वो मैं समझा रहा हूं। इधर देखो सारे लोग, सामने देखो बच्चों, इस वायर में करंट ऊपर जा रहा है और हमने जो पॉइंट लिया है ना, हमने जो पॉइंट लिया है वो वायर के राइट साइड में है। तो पहले वायर की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी कहां होगी? बोलो अंदर या बाहर? इनवर्ड। दूसरे पॉइंट के लिए ये जो पॉइंट दूसरे वायर के लिए पॉइंट है वो लेफ्ट में है, तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। यानी कि हमने जो पॉइंट लिया है उस पॉइंट पर फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और सेकंड वायर का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है। तो बेटा दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट हो गए, और जब दो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होते हैं तो हम लिखते हैं V1 माइनस V2, और हमें 0 करना है क्योंकि क्वेश्चन में 0 बोला है। तो बच्चों पहले तार से कितना दूर होगा? म्यू नॉट I कितना है? 3 एम्पियर अपॉन 2 पाई D, D कितना है? x। पहले तार से दूरी कितनी ली है? x माइनस दूसरे वायर का करंट है 2 एम्पियर और दूसरे वायर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? 10 माइनस x। 10 माइनस x। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप 10 लिखते हो तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, और अगर आप 0.1 लिखोगे तो आंसर मीटर में आएगा। तो अभी हमने 10 लिखा है तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो कट ही जाएंगी। बेटा ये माइनस वाले को उधर ले जाओ, काट पीट दो।
तो 2 पाई कट जाएगा, म्यू नॉट कट जाएगा, ये आएगा 3/x 2/10 माइनस x, बाकी सब कट जाएगा। तो 30 माइनस 2x 30 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। तो 3x उधर ले जाओ, 5x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू। तो बच्चों पहले वायर से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है और बराबर होगा 0.06 मीटर। तेरा कल एग्जाम है, इस बार अच्छे से करके आना। यस सर। हाँ, पिछली बार बहुत कम मार्क्स आए बेटा, इस बार सिलेबस और ज्यादा कवर हो रहा है तो और अच्छे मार्क्स आने चाहिए। बच्चों सेकंड क्वेश्चन, बच्चों ये 2 वायर है, एक वायर है इसमें I1 करंट है और करंट की है x डायरेक्शन में, ये दूसरा वायर है इसमें I2 करंट है और ये है y डायरेक्शन। बच्चों यहां पर कोई पॉइंट लिया मैंने, है ना, x, y, इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको, है ना। इन दोनों वायर का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहले तो डायरेक्शन निकालो बेटा। पहले वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा या बाहर आएगा बताओ? अंदर की ओर। गलत, बाहर की ओर सर। हाँ, पहले वायर का बाहर आएगा, दूसरे वायर का अंदर आएगा। देखो इधर देखो, जिसने गलत बोला है बच्चों, पहले वायर में इधर जा रहा है करंट, तो अंगूठा इधर ले जाओ, पॉइंट हमारा ऊपर है, उंगलियां चलाओ, उंगलियां बाहर आएगी। तो पहले तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, देखो मेरी उंगलियों की तरफ देखो। दूसरे तार में करंट इधर है और पॉइंट इधर है, तो पॉइंट इधर है, उंगलियां चलाओ, ये अंदर आ रहा है। तो बच्चों पहले वायर का और दूसरे वायर का अपोजिट है, पहले वायर का बाहर की ओर है, दूसरे वायर का अंदर की ओर है। नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा V1 माइनस V2। अब बताओ V1 कितना आएगा? म्यू नॉट I1, पहले वायर में करंट कितना है? I1 अपॉन 2 पाई। बेटा पहले वायर से डिस्टेंस x नहीं y होगा। देखो ये वाला डिस्टेंस y होता है, y, ये y होता है और ये x होता है, ध्यान रखना। तो पहले वायर से y आएगा नीचे, माइनस, यहां पर बच्चे उल्टा कर देते हैं, अगर आपने यहां x लिखा है तो गलत हो गया। दूसरे वायर में I2 करंट है और उससे डिस्टेंस x आएगा, बस यही आंसर है, ऐसे छोड़ दो। बच्चों मुझे है ना, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो निकला है, इसकी डायरेक्शन अंदर बोलनी चाहिए, बाहर बोलनी चाहिए? ये जो वैल्यू आएगी कुछ भी बोल सकते हो, कैसे भी बोल सकते हो। मैंने पहले कौन सा लिखा है? बच्चों ये बताओ, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया है इसकी डायरेक्शन हमें क्या लेनी होगी, बाहर या अंदर? सर बाहर की ओर। बच्चों मैंने इस वाले स्टेप को पहले लिखा है, यानी कि मैंने इसे बड़ा माना और बड़े में से छोटा घटाओगे तो ये वाला बचेगा, और ये डायरेक्शन बाहर की ओर थी, तो सही बोला आपने। इसकी डायरेक्शन हम डॉट लिखेंगे
और अगर मान लो ये ब्रैकेट नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव डॉट का मतलब इन्वर्ट हो जाएगा ना अपने आप ही। तू समझ अभी भी नहीं समझ। अरे यार एक बात बता, अगर ये ब्रैकेट नेगेटिव आता तो तू क्या बोलेगा? माइनस डॉट अंदर जाएगा तो आंसर सही तो आ रहा है, मेरे पास में वैल्यू दी हुई है। तभी तो लोग लगा रहे हैं कि मैंने जो करा मान लिया, जो पहले लिखा है तो बड़ा ही मानूंगा ना। ना अगर मैंने इस स्टेप को पहले लिखा है तो मैंने इसे बड़ा माना है, इसे छोटा माना है, और बड़ा वाला जो है वो छोटे में से घटाएंगे तो इसकी डायरेक्शन जो है वो नेट डायरेक्शन बचेगी। ये स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, ऑप्शन में सेम ऑप्शन देगा, एक में क्रॉस लगा मिलेगा, गड़बड़ हो जाएगी आपकी। बच्चों ये एक्स और वाई वाली बात समझ में आई ना? पहले वायर से जो डिस्टेंस होगा वो एक्स नहीं होगा, वाई होगा, और दूसरे वायर से जो डिस्टेंस होगा वो वाई नहीं होगा, एक्स होगा। हाँ, तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन बेटा ध्यान से करना, आराम से। बच्चों एक वायर है, वो यहां से शुरू हो रहा है और इसके बाद इनफाइनाइट तक जा रहा है। दिखा? और ये शुरू कहां से हो रहा है वो बता रहा हूं। ये 3,0 सेंटीमीटर से शुरू हो रहा है और आगे कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। 5 एम्पियर करंट ले लो इसमें, कितना? 5 एम्पियर। बच्चों आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसके निर्देशांक है 0,4 सेंटीमीटर। उस पॉइंट के निर्देशांक है 0,4 सेंटीमीटर। तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी? इस बार वैल्यू टेस्ला में बतानी पड़ेगी क्योंकि मैंने सारी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आराम से करो। और पहले तो ये देखो इसमें फार्मूला कौन सा लगाओगे आप? कौन सा फार्मूला लगाओगे इसमें बताओ? सर जिसमें थीटा नेगेटिव आ रहा था ना वो वाला। हाँ, 1 माइनस साइन थीटा वाला फार्मूला लगेगा बेटा इसमें, है ना? 1 माइनस साइन थीटा वाला। थीटा निकालना आपकी जिम्मेदारी है, मैंने सारी वैल्यू ऐसी दी है, थीटा आराम से निकलेंगे। डी आप लोगे, थीटा आप लोगे। पहला क्वेश्चन है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, ध्यान से करो। मैंने कहा ना एक क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। तो बच्चों इसको इससे मिलाते हैं। देखो थीटा होता क्या है, मैं आपको याद दिला दूं। तो थीटा जो हमारा होता है ना, वो ये वाला एंगल होता है, परपेंडिकुलर लाइन, लंबवत रेखा से परपेंडिकुलर लाइन से जो एंगल बनता है ये थीटा होता है, ये। और ये थीटा इस थीटा के बराबर होगा। बच्चों ये दूरी 3 है और ये दूरी 4 है ना? तो अब इधर देखो, अगर ये 3 है और ये 4 है, tan थीटा 3/4, यानी कि थीटा हमारा 37 डिग्री आएगा। तो पहले तो ये बताओ 37 डिग्री कैसे निकाला, ये समझ में आया या नहीं आया? सर एक बार और बताइए ना। क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना है? 3, आधार कितना है? 4। tan थीटा 3/4 अगर है तो थीटा 37 होता है बेटा। बच्चों फार्मूला आप कौन सा काम में लोगे? ये वाला, μ0I/4πd 1 माइनस साइन थीटा। बच्चों माइनस वाला फार्मूला मैंने इसलिए काम में लिया है क्योंकि मेरा जो पॉइंट है ना वो वायर से बाहर जा रहा है। मैंने आपको बताया था जब पॉइंट वायर से बाहर जाए तो माइनस लेना है। अब सारी वैल्यू रखो बच्चों। μ0/4π ये पूरा 10⁻⁻7 होता है। आई हमने 5 दिया है,
इस पॉइंट का वायर से डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर? सर 5 सेंटीमीटर। गलत। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है डी हमेशा, 5 नहीं आएगा 4 आएगा। वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस लेना है 4, ये तो तिरछा वाला है। याद करो डी जो होता था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था, तो नीचे जो डी आएगा वो आएगा ये 4 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 माइनस साइन थीटा, साइन 37 कितना होता है? साइन 37 सर 3/5। करेक्ट। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो पूरा कितना आ रहा है। 1 माइनस 3/5, 2/5 बचा, 5 से 5 कट गया, 2 से 4 कट गया, 2/4 1/2 0.5 और 10 टू द पावर -5, तो 5 into 10 to the power -6 टेस्ला आएगा। अब कैलकुलेशन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जरा सी कैलकुलेशन है ये, आप लोग कर लेना। प्रियंका बेटा आपका आंसर गलत हो गया, देखो क्या क्या गलती की। बच्चों पूरे क्वेश्चन में एक एक चीज बता रहा हूं, थीटा कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, कौन सा फार्मूला काम में लेते हैं। फिर भी समझ में नहीं आया फिर से पूछ लो। दो बातें ध्यान रखना, एक तो डी परपेंडिकुलर होता है और थीटा जो होता है ना वो भी बेटा परपेंडिकुलर लाइन से जो एंगल बनता है वो लेते हैं। और माइनस वाला फार्मूला इसलिए काम में लिया क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो वायर से बाहर जा रहा है, इसलिए माइनस आएगा। सर नीचे में 10⁻² क्यों? -2 सेंटीमीटर को मीटर में पिटेगा। जिस चीज के लिए सबसे पहले टोकता हूं ना वहीं गलती करते हो, है पिटाई खाओगे। अरे 4 सेंटीमीटर है उसको मीटर में बदलना पड़ेगा। बल्कि एक तो बेटा गलती नहीं होनी चाहिए। देखो पता है तूने वो इस क्वेश्चन का सबसे घटिया क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन में पूछने के लिए बहुत कुछ था, डी था, थीटा था, फार्मूला था, लेकिन तूने क्या पूछा? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने। बेटा ये बहुत बड़ी लापरवाही है। सर ये जो डी दिए हैं, ये कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डी हमेशा यही लंबवत वाला मिलेगा सर। क्या बंद करो माइक। हाँ बेटा अब बोल। ये सर ये जो डी आप लिए हैं तो कहीं पास किसी क्वेश्चन में भी इस तरह का सिचुएशन आएगा तो डी लंबवत ही वाला लेना है सर। तुम फार्मूला याद करो ना, हमने जब इनफाइनाइट लेंथ का फार्मूला लिखा था तो डी ये लिखा था, ये दूरी ली थी या ये दूरी ली थी? बताओ कौन सा डिस्टेंस लिया था, ये था डी या ये था? नीचे वाला सर। नीचे वाला क्या है? ये है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो बदलते रहेंगे ना, ये वाला डिस्टेंस तो हर पॉइंट से बदलता रहेगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा। तो डी जो होता है वो वायर से लंबवत दूरी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये अच्छे से याद कर लो। और कोई बात बोलो, पूछो। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये फॉर्मूला क्यों लिए हैं? बिंदु बाहर है तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बिंदु बाहर कैसे है? क्यों बेटा? वायर हमारा कहाँ खत्म हो गया? यहाँ। और ये तो गलत बात है, आप लोग म्यूट नहीं करके रखते हो। हाँ दोबारा से सुनो बेटा, ये वायर अपना यहाँ खत्म हो गया, ढंग से देखो। और पॉइंट अगर इसके यहाँ कहीं भी होता तो मैं बोलता अंदर है, यहाँ पॉइंट होता, यहाँ होता तो वायर के अंदर होता, लेकिन ये तो बाहर चला गया ना। वायर यहाँ खत्म है बेटा, यहाँ वायर खत्म हो गया, तो इसके वहां जो भी पॉइंट लोगे वो आउटसाइड पॉइंट ही तो कहलाएगा। यस सर आ गया। हाँ अगर मान लो मैं इस पॉइंट पर आपसे निकलवाता तो ये अंदर होता, अंदर वाले में यहाँ प्लस आता। अगर मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पूछता तो बच्चों ये एंगल थीटा लेते, फिर ये प्लस आता, माइनस नहीं आता। बोलो
समझ में? यस सर आ गया। बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों हमारे पास एक वर्ग है, वर्ग स्क्वायर। इस स्क्वायर में एक करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, यहां से करंट अंदर गया, ऐसे घूमा, ये 4 तार मान लो, 1 वायर 2 वायर 3 वायर 4 वायर, तो ये पूरा यहां से करंट घूमा और घूमकर यहां से बाहर निकल गया। बच्चों अगर इस स्क्वायर की साइड ए है, लेंथ भुजा की लंबाई ए है, तो इस वर्ग के केंद्र पर, स्क्वायर के सेंटर पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड बताना है ड्यू टू ऑल 4 वायर, चारों तारों की वजह से कुल चुंबकीय क्षेत्र बताना है सेंटर पर कितना होगा। तो पहले तो डायरेक्शन निकालो, कौन से वायर की डायरेक्शन कौन सी है, मैं नंबर डाल देता हूँ। इस वायर को फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं, इसको थर्ड ले लेते हैं, इसको फोर्थ ले लेते हैं। तो गौर से देखो, फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा, सेकंड की वजह से कहाँ आएगा। जब तक डायरेक्शन नहीं निकालोगे तब तक आगे काम करना बेकार है। सबसे पहले डायरेक्शन निकालो। बताओ, फर्स्ट वायर की वजह से केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या आएगी? इनवर्ड, अंदर की ओर। सेकंड की वजह से बाहर की ओर। हाँ बाहर की ओर। हाँ आउटवर्ड आएगा। ले लो, पहले वाले ने आंसर बताया, दूसरे वाले ने आंसर दूसरा दिया, तो पहले वाले ने भी आंसर बदल दिया। ये बढ़िया बात है ना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है ना। फिर से पूछा, चारों का अंदर होगा सर। जैसे चारों का अंदर सर। होगा। ये आंसर सही है, चारों का अंदर आएगा, चारों का अंदर आएगा, ये आंसर सही है। देखो इसमें करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, अंदर ऊपर वाले तार में करंट इधर जा रहा है और पॉइंट नीचे है, तो इसका भी अंदर आना है। इसमें करंट नीचे है, पॉइंट इधर है, इसका भी अंदर आ रहा है। इसमें करंट इधर है, पॉइंट ऊपर है, इसका भी अंदर आ रहा है। तो बच्चों चारों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आएगा, यानी कि चारों वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। चारों की डायरेक्शन सेम है, तो चारों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। बच्चों हम इतना तो दिख ही रहा है, चारों का लेंथ सेम है, सब कुछ डिस्टेंस सेम है, तो हम इसको बराबर लेकर 4B लिख सकते हैं। 4B क्यों लिखा है? एक तार का B है तो चारों का 4 से गुणा कर दो, क्योंकि चारों का सेम आएगा। अब बच्चों एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो निकाल लेते हैं, 4। बच्चों इसकी वजह से निकाल लेते हैं, बाकी का अपना आप निकल आएगा। तो बच्चों इसको यहां से मिलाओ, इसको नीचे से मिलाओ। बच्चों B का फार्मूला होता है μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। अब मुझे आप वैल्यू बताते जाओ। 4 तो बाहर लिख दो। पहले मुझे बताओ जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसका वायर से लंबवत डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? A/2 सर A/2। तो बच्चों D को A/2 लिखेंगे, ये आएगा 4π A/2। अच्छा, ये एंगल θ1 हो गया और ये एंगल θ2 हो गया। ये θ1 कितना आएगा? 45 डिग्री। सर 45। बिल्कुल, और θ2 भी 45 आएगा।
तो बच्चों यहाँ आएगा sin 45 प्लस sin 45। अब बच्चों इसको सॉल्व करके दो मुझे कितना आ रहा है। ये 1/√2 1/√2 √2 बचेगा, ये 2 कट जाएगा, ये 4 से 4 काट दो यार, ये 2 ऊपर जाएगा, √2 बचेगा, तो 2√2 बचेगा ऊपर, 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई a। बस ये आंसर आ गया। और ये चारों का मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसलिए क्रॉस लगा दो, क्रॉस लगा दो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। बच्चों जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत आई है उनके लिए फार्मूला बता रहा हूँ, उसमें n की वैल्यू रख देना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वो लिखो, पहले तो इसे कॉपी करो, इसे अच्छे से कॉपी करो, समझो, फिर आगे वो फार्मूला बताऊंगा। पॉलीगॉन ऑफ साइड आता है, याद है? अब बेटा ये कॉपी हो गया? यस सर। बच्चों जैसे हमने एक वर्ग लिया, वर्ग स्क्वायर, स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? 4। पेंटागन में कितनी होती है? पंचभुज में 5, 6। बच्चों अगर मैं इसमें साइड बढ़ाता जाऊं, नंबर ऑफ साइड्स, फिर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, उसका एक फार्मूला है, लिख लो, लिखो। एन भुजा के एक बहुभुज के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, है ना? तो बच्चों ये फार्मूला होता है म्यू नॉट Ni अपॉन पाई a sin pi by n into tan pi by n, बीच में इंटू है। जैसे हमारा स्क्वायर था, स्क्वायर में 4 साइड होती है, तो n बराबर यहाँ पर 4 रखोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। n बराबर 4 रखने पर ये आना चाहिए, निकाल कर देख लो आ रहा है नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो मतलब हमारा फार्मूला गलत हो जाएगा, और अगर आ रहा है तो हमारा फार्मूला बिल्कुल सही हो जाएगा। सर इसमें a की वैल्यू a/2 रखेंगे या a रखेंगे? ये तो लेंथ ऑफ साइड है बेटा, यहाँ भी लेंथ ऑफ साइड था, वहां भी लेंथ ऑफ साइड है, डी नहीं है, ये ए दिया है डायरेक्ट, यहाँ पर डी नहीं लिखा मैंने, लिख लो ए क्या है? लेंथ ऑफ साइड, भुजा की लंबाई है ए। सर सेम आ रहा है। सेम आ रहा है ना, तो मतलब ये सर आ रहा है। हाँ, इसका मतलब हमारा फार्मूला सही है। तो बच्चों अगर मैं आपको ट्राइंगल देता तो क्या करते हैं? एक है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उसमें करंट I है, भुजा की लंबाई a है, तो बताओ इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर बताओ चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा?
तो बच्चों उठाकर n बराबर 3 रख दो बस, और क्या करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। नहीं बताओगे? सिर्फ n की वैल्यू रखने में इतना, बोलो बोलो। 3 mu naught I upon pi a. गलत। सर, 9 अपॉन पाई ए है सर। नहीं आएगा। देखो यू नॉट n कितना रखना है, 3 sin पाई बाई 3। पाई बाई 3 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री। sin 60 होता है √3/2, तो ये आएगा √3/2। tan पाई बाई 3 tan 60, tan 60 कितना होता है, √3, तो ये आएगा √3। √3 3 हो गया, 3 into 3 9, तो ये आएगा 9 mu naught I upon 2 pi। हाँ प्रियंका तुम्हारा सही था, नम्रता का भी सही था, बाकी मैंने देखा नहीं। हाँ जतिंदर का भी सही था, ठीक है बेटा, गुड। अब एक अच्छा क्वेश्चन बेटा, थोड़ा बढ़िया है, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, डायरेक्शन का ध्यान रखना है अगले क्वेश्चन में। खूब सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, आज का पूरा लेक्चर चला जाएगा क्वेश्चन, लेकिन कराना बहुत जरूरी है। बच्चों ढंग से सुनो और देखो, ये एक वायर है, ये वायर है जो बोर्ड के लंबवत है, करंट बाहर आ रहा है। बच्चों ये दूसरा वायर है नीचे, ये वायर भी बोर्ड के परपेंडिकुलर है और करंट अंदर जा रहा है, इसमें करंट अंदर जा रहा है, इसमें करंट बाहर आ रहा है। बच्चों इन दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस है 6a, यानी कि 3a ये है और 3a ये है। सुनते जाओ लगातार। बच्चों इनको मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर यहाँ 4a डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, इस बिंदु पर बच्चों करंट ये भी आई है और ये भी आई है, दोनों करंट आई है, ये आई बाहर आ रहा है, ये आई अंदर जा रहा है, ये 3a ये 3a ये 4a। तो बच्चों इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है, सिर्फ डायरेक्शन बहुत बढ़िया ढंग से निकालना है, अगर डायरेक्शन निकाल पाए तो ही क्वेश्चन होगा, वरना कुछ नहीं बनेगा। ये दोनों तार बोर्ड के परपेंडिकुलर है, बोर्ड के लंबवत, तल के लंबवत है, एक में करंट बाहर आ रहा है, दूसरे में करंट अंदर जा रहा है।
मैं बताता हूँ, देखो बच्चों, एक बार रुक जाओ और सामने नजर डालो, स्क्रीन पर देखो। बच्चों ये वायर है और पॉइंट यहाँ पर है, तो बच्चों इस तार में करंट बाहर आ रहा है, तो हमारा थंब बाहर आएगा, अंगूठा बाहर की तरफ आएगा, और ये आर है, तो बच्चों हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इधर चला, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा इस तरफ, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ध्यान रखो बच्चों। इस बार थंब को ऊपर या नीचे नहीं लेना, थंब को बाहर लेना है, और ये पोजीशन वेक्टर है। अपनी उंगली चलाओगे, उंगली इधर जाएगी, इसके परपेंडिकुलर ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऊपर वाले वायर का बी। मुझे बताओ ये समझ में आया नहीं आया? नो सर, एक बार फिर से बता दीजिए। और नीचे वाले वायर का समझाऊंगा तब, और एक बार देख लेना बच्चों। इसमें करंट बाहर आ रहा है, अपने अंगूठे को बाहर रखो। अंगूठा जो होता है वो करंट की डायरेक्शन होता है, हथेली जो होती है वो पोजीशन वेक्टर, जो डी होता है ना आर वेक्टर। तो करंट बाहर आ रहा है, अंगूठे को बाहर लो, हथेली को इधर ले जाओ और उंगलियां चलाओ। उंगलियां चलाओगे तो इसके परपेंडिकुलर इधर जाएगी, तो ये डी की डायरेक्शन आ गई। यस सर, समझ गया। तो अभी सिर्फ ऊपर वाले वायर की वजह से डायरेक्शन निकालिए, हम नीचे वाले की। इधर देखो सारे लोग, स्क्रीन पर देखो, इसमें करंट अंदर है, अंगूठा अंदर जाएगा, इसको इससे मिला दो, तो बच्चों अंगूठा अंदर गया और ये पोजीशन वेक्टर है। उंगलियां चलाओ, चलाई, देखो उंगलियां कहां जा रही है, ढंग से देखो। तो बच्चों ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इधर आएगा और ये एंगल 90 डिग्री होगा, और जितना मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा उतना इसका होगा, तो दोनों में करंट और डिस्टेंस दोनों बराबर है। बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले कहा था, और अच्छे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे तो अच्छे नंबर भी नहीं आएंगे, करना जरूरी है। तो बच्चों इसकी डायरेक्शन उधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। बच्चों ये वायर है, वायर बाहर आ रहा है ना, चौक ले लेता हूं, ये हमारा वायर है, वायर बाहर आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, ये 3 है, ये 4 है, तो हमारा डी कितना होगा 5a उसके लिए और 5a नीचे वाले के लिए। तो बच्चों हमारा डी इस बार 5a होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है वायर से 5a परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, क्योंकि तार हमारा बाहर की ओर आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 5a। तो बी कितना होगा, एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड फार्मूला लगाओ, बी होगा म्यू नॉट आई अपॉन, बेटा इनफाइनाइट लेंथ है ना, 2 पाई डी। डी कितना होगा 5, तो ये होगा म्यू नॉट आई बच्चों मैं पीछे नहीं जाऊंगा, ध्यान रखना, इसलिए हर बार हर चीज लिखने के बाद आपको पूछ रहा हूं, तो अगर समझ में नहीं आया हो तो अभी टोक देना, मैं एंड में पहुंच जाऊंगा, पहला स्टेप पूछोगे मैं नहीं बताऊंगा।
वो गलत बात हो जाएगी। सर 5 पे कैसे आ रहे हैं? ये 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस लगाकर ये 5 निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा वायर ये है और वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस नहीं है, पॉइंट यहाँ है, वायर यहाँ है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आएगा और ये 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस से 5 आ जाएगा। बच्चों मैं आगे तभी जाऊंगा जब आप हाँ बोल दोगे, लेकिन एक बार आगे जाने के बाद कुछ पीछे आना मुश्किल होता है, इसलिए आराम से पूछो, मैं खड़ा हूं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 5, यहाँ 5 लिख दिया, बी आ गया, लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी सॉल्यूशन बाकी है। बच्चों मुझे ये वाला एंगल निकाल कर दो, अगर आपने ये एंगल नहीं निकाला तो मैं आगे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, इसको मिटा दूंगा मैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मेरा बड़ा क्वेश्चन कराने का मतलब नहीं है। ये एंगल निकाल कर बताओ, सारी डायमेंशन लिखी हुई है आपकी। कितना बेटा? 37। 37। बेटा ये 37 है, नीचे वाला भी 37 होगा। बच्चों ये 90 है, तो 37 और ये 90 है, तो ये एंगल 53 हो जाएगा, और ये 53 है तो नीचे वाला भी 53 होगा। अब ये एंगल मैंने क्यों निकाले हैं, देखो बेटा, बी का ये कंपोनेंट आएगा बी cos थीटा, इस वाले बी का भी ये कंपोनेंट आएगा बी cos 53, बी cos 53 इधर आएगा, इसका बी cos 53 इधर आएगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 2b cos 53। दोनों के cos कंपोनेंट जुड़ गए। ढंग से देखो, इसका कंपोनेंट इधर आएगा, इसका भी इधर आएगा, दोनों ऐड करेंगे, साइन कर देंगे, b sin थीटा ऊपर, इसका b sin थीटा नीचे, दोनों के साइन कर गए, cos जुड़ गए, वैल्यू रख दो। बच्चों b हमने यहां से निकाला, वहां रख दो, म्यू नॉट i अपॉन 10 पाई a। अब बताओ cos 53 कितना होता है? cos 53 कितना होता है? सर 3/5। 3/5। तो बच्चों ये आ गया, ये 2 से कट गया 5, 5 × 5 3 म्यू नॉट i अपॉन 25 पाई a, ये हमारा आंसर आ गया। चलो अभी भी तुमको कुछ पूछना है पूछ लो, मैं बता दूंगा, है क्योंकि ज्यादा आगे भी नहीं गया, इसलिए कुछ पूछोगे तो बता दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन की रेस्पेक्ट करो, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है बेटा जो सिलेक्शन को इधर उधर कर देते हैं हमारे, इनकी रेस्पेक्ट करो। घटिया क्वेश्चन में कोई कंपटीशन नहीं होता, वो तो सारे बच्चे सही करके आते हैं, सिर्फ अच्छे क्वेश्चन में ही कंपटीशन छुपा होता है, ध्यान रखना, क्योंकि वो सारे बच्चे नहीं कर पाते। तो आराम से इसे लिखो, कोई बात पूछनी है पूछ लो। b 5 आया, ये इंपॉर्टेंट था, b की वैल्यू यहाँ रखी, पहले सबसे इंपॉर्टेंट था डायरेक्शन, ये b इधर क्यों आया, ये b इधर क्यों आया, बस सबसे इंपॉर्टेंट ये था, और फिर d निकालना, बस 2 बातें इंपॉर्टेंट थी इसमें, बाकी तो फार्मूले। सर ये बी टोटल वाला लाइन बताइए ना एक बार, बेटा दोनों के फॉर्मूला कैसे लगा? ये थीटा है ना, b cos थीटा, इसका b cos थीटा जुड़ गए, b sin थीटा कैंसिल हो जाएंगे। वेक्टर की चीज तो मत पूछो यार। सर ये वो वाला फार्मूला क्यों लगाएं? जो मैं सोचता हूँ ना कि आपको फर्स्ट में जो फार्मूला लगाएं वो। क्या कह रहा है सर ये फार्मूला क्यों लगाया वो समझ नहीं आया। कौन सा? ये फर्स्ट टर्म में। ए, हाँ सर। अरे इसका तो बहुत अच्छा जवाब है, क्वेश्चन करना था इसलिए फार्मूला लगाया, ठीक है। नहीं कुछ और कुछ पूछ रहा है, पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है ये फार्मूला। अरे इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इनफाइनाइट लेंथ के वायर का फार्मूला म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई d होता है, तो वो तो लगाऊंगा। अच्छा
बेटा मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या तो कभी कभी आप लोग ऐसी बातें। हाँ सर, वो पता ही था कि इनफाइनाइट लंबाई का है तार करके। तो बेटा शुरुआत कहाँ से की फिर तने एक बात बता, मैंने जब बोला था ये वायर है और बाहर आ रहा है बोर्ड, तो कहाँ तक बाहर आ रहा है ये नहीं बोला, तो इसका मतलब क्या होता है ये बता। हाँ सर, वो नहीं सुनता। कोई बात नहीं, मुझे ये बता कि अगर ये परिमित लंबाई होती, डेफिनेट लेंथ होती, तो लेंथ देता ना मेरा बच्चा। वो बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस से जुड़ी होती है, वहां पे गड़बड़ करते हो। अगर मैंने आपको लेंथ नहीं दी तो बेटा अंडर स्टूडेंट एग्जाम में भी वो नहीं देगा, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में भी नहीं देगा वो। तो समझ जाना इनफाइनाइट है। अरे फाइनाइट हुआ तो दिया जाएगा ना कितना लेंथ है। तो बच्चों ये दोनों वायर इनफाइनाइट लेंथ है, और इनफाइनाइट लेंथ का फार्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। बच्चों अभी तक हम कैलकुलेट कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, सीधा तार। अब ले लो मुड़ा हुआ तार, देखो हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क या सर्कुलर वायर, कुछ भी लिख दो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क या सर्कुलर वायर। हिंदी में बेटा वृत्ताकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो स्ट्रेट सीधा तार था, अब मुड़ा हुआ तार। बच्चों ये कोई है ना सर्कल बनाया और इसमें ये कोई आर्क बनाया, बस हमारा तार इतना सा है, यहां से शुरू हो रहा है और यहां खत्म हो रहा है बस। तो बच्चों ये तार है, मुड़ा हुआ है, इतना सा तार है बस, और ये सेंटर पर जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है, कितना अल्फा। बेटा वो आर्क होता है ना सर्कुलर आर्क, हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्तीय चाप। तो बस हमारा तार जो है ना वो चाप के बराबर है, एक आर्क है जो सेंटर पर अल्फा एंगल बना रहा है और इसमें करंट इधर जा रहा है। मान लो करंट यहाँ से एंटर किया होगा और यहाँ से निकल गया, खत्म बात। तो यहाँ से करंट अंदर गया, इधर देखो, यहाँ से करंट अंदर गया, ये मुड़ा, फिर बाहर निकल गया। और बच्चों ये रेडियस आर है, चाप की त्रिज्या आर है। तो इस सर्कुलर आर्क के कारण, वृत्तीय चाप के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई ए लिख दो, आर लिख दो, चलो आर लिख दो, आर लिखा है ना, म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क, वृत्तीय चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सर ये सेंटर पर होगा ना? हाँ बेटा सेंटर पर है, बिल्कुल आर्क का सेंटर है ना। थैंक यू सर। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर लिख दो, एट सेंटर ऑफ ए सर्कुलर आर्क, है ना, वृत्तीय चाप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। मुझे पूरा बोलना चाहिए पर मुझे लगता है कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है ना, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। सेंटर पर है बेटा। अगर बच्चों ये आर्क पूरा सर्किल होता, मान लो सर्किल पूरा तार होता है ऐसे, यहाँ से थोड़ा सा काट देते हैं ताकि करंट को अंदर डाल सके, ये करंट पूरा घुमाई करके यहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ से अंदर गया, यहाँ से बाहर निकला। तो बच्चों अगर पूरा सर्किल है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा बताओ। पूरा सर्किल है, पूरा कंप्लीट सर्किल है सर अल्फा के जगह 2 पाई ले लेंगे। वेरी गुड।
तो यहाँ पर अल्फा 2 पाई लिख दो, क्योंकि पूरे सर्किल के लिए एंगल 2 पाई होता है। बताओ कितना आएगा? μ0I/2R। वेरी गुड। बहुत अच्छे, ये बहुत काम का फार्मूला है, बहुत काम आने वाला है। पूरे सर्कल के कारण मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों अगर मान लो इस सर्कल में एक से ज्यादा टर्न है, टर्न को हिंदी में बोलते हैं फेरे, फेरे है ना, फेरे, शादी के फेरे होते हैं ना, तो 7 टर्न ले होते हैं वो उसमें। तो वो भी फेरे होते हैं, ये भी फेरे है ना। तो बच्चा अगर मान लो हमारे पास एक से ज्यादा टर्म है, इधर देखो, अरे ये क्या कर रहे हो, ऐसी कैसी आवाजें निकाल रहे हो? यहां से करें, ऐसे घुमा, ठीक है, फिर एक बार और घुमा मान लो, और फिर यहां से बाहर निकल गया ऐसे। अब डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा, समझ जाओ। एक बार घुमा, फिर दूसरी बार घुमा, फिर करंट बाहर निकल गया। बच्चों ऐसे अगर n टर्न्स हो, कितने n, तो बच्चों हर बार एक टर्न का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और जितने टर्न होंगे उतनी बार जुड़ता जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट ni। तो n से मल्टीप्लाई कर दो, लिख दो। अगर वायर में n टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, n फेरे, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट ni अपॉन 2r। म्यू नॉट ni अपॉन 2r। बच्चों अगर हम आपसे ये कहें, हमारे पास एक L लेंथ का वायर है, एक L लेंथ का वायर है, सुनते हैं ना, L लंबाई का तार है, लंबा तार है, और उससे ऐसे 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 करके हमने एक N टर्न्स का सर्कुलर कॉइल बना दिया, N फेरो का एक वृत्तीय कुंडली बना दी, और I करंट है। तो बताओ D कितना है? हाँ, L लेंथ का वायर है और N टर्न्स की कॉइल बनाई, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना आएगा। इस बार रेडियस नहीं दिया मैंने, तो रेडियस आपको निकालना पड़ेगा। मैंने आपको L दिया है, N दिया है, N, और I दिया है, बस 3 चीजें दी है। तार की कुल लंबाई L है, नंबर ऑफ टर्न्स N है, और करंट I है। तो इन तीनों की टर्म्स में बताओ B कितना आएगा सेंटर पर। बच्चों रेडियस नहीं दिया मैंने, ध्यान रखना। निकालो बेटा, टाइम भी होने वाला है क्लास का। दूसरी क्लास बायोलॉजी है, तीसरी क्लास केमिस्ट्री है आपकी। देखो पहले R निकालना पड़ेगा, फार्मूला तो आपको यही काम में लेना है, लेकिन R निकालना है। R कैसे निकालना है वो देखो बच्चों। अगर हमारा एक टर्न कितना लंबा होता है, 2 पाई r। तो एक टर्न 2 पाई r होगा, तो n टर्न कितने होंगे, n इंटू 2 पाई r। और हम जानते हैं 2 पाई r, 2 पाई r, 2 पाई r, 2 पाई r, ये करते करते तार की कुल लंबाई l हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से r निकल आया, r कितना आया, l अपॉन 2 पाई। बच्चों r की ये वैल्यू यहाँ रख दो, आंसर आ गया बस। तो b आ जाएगा म्यू नॉट ni
अपॉन 2r, r कितना है l अपॉन 2 पाई l। तो बच्चों 2 कर लिया, पाई और l को ऊपर ले जाओ, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई i अपॉन l। बच्चों ये काम मैं दूंगा कल इस फार्मूले को मैं, अभी आप नोट कर लो और आज की क्लास यहीं पर खत्म, कल कंटिन्यू करेंगे, है ना? ठीक है, हेलो सर। बोलो। सर ये फिजिकल वाले सर हमको इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ा सकते क्या? जब वो शुरू में आए थे तब तो वो बोल के रखे थे कि दोनों मैं ही पढ़ाऊंगा। बेटा वो ही तो एक गड़बड़ हो गई ना बेटा, वो उनको काम आ गए तो अब फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा, है ना? उतने टर्न नहीं है, मुझे पैरेलल क्लास लगाना हमारे लिए जरूर हो गया था, वो समय सर ये सर तो बस लिखाते हैं, समझ नहीं आता है इनसे। यस सर, ठीक से नहीं समझ आ रहा है। तो क्या होता है, मेरी बात सुनो, एक तो आपको हिंदी और इंग्लिश में हर कोटा का हर टीचर बेटा पहली बार ऐसा पढ़ा रहे हैं, हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम मतलब इंडिया में ये मानते चलो पहले लोग होंगे, एक तो ऑनलाइन है फिर हिंदी इंग्लिश, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना ये ड्यूल लैंग्वेज की है वो, लेकिन हम कर रहे हैं। देखो आप हम लोग भी कितने एडजस्ट हो गए ना आप लोगों के साथ, और आप याद करो पता है शुरू में हम सबको थोड़ी थोड़ी दिक्कत आई थी, मुझे भी आई थी, आरएम सर को भी आई थी, सबको थोड़ी थोड़ी दिक्कत आई थी, तो बेटा हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक तो बेटा लिखने वाली चीज है, ये तो मैं भी जानता हूँ इतना तो, लेकिन हाँ अगर एक्सप्लेन कम कर रहे हैं तो हम सर को एक बार और बोल देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और क्योंकि वो और फिजिकल वाले सर बात किया, वो तो रेडी है पढ़ाने के लिए दोनों सब्जेक्ट, एक दिन में वो दोनों क्लास भी ले सकते हैं हमारी। आपका काम नहीं है, देखो वो हमारा काम है ना, वो हमारा तो सर नहीं समझ आता ना उनसे, नहीं लगाता, आपकी 10 दिन केमिस्ट्री रुक जाती, आप समझो 10 दिन आपकी केमिस्ट्री रुक जाती, क्योंकि ना तो ऑर्गेनिक वाले सर अवेलेबल थे ना फिजिकल वाले सर, तो बेटा हमें दिक्कत आती, तो इसलिए फिर ये निर्णय लिया गया है ना। लेकिन आपको अगर प्रॉब्लम है ना तो प्रॉब्लम बताओ, वो कोई टेंशन नहीं है। समझ में नहीं आता है सर जो पढ़ाते हैं। बताओ बात बताओ, सर नहीं समझ में आता है। देखो ये आप है ना फिजिक्स में भी डाउट पूछते यही गड़बड़ करते हैं, आप असली जड़ पर जाओ, जैसे ये तरीका नहीं होता ना बेटा बात करने का कि समझ में नहीं आता, क्या नहीं आता, स्पीड ज्यादा है अगर तो स्पीड के लिए बात की जाएगी, अगर मान लीजिए लिखाते ज्यादा है तो ये मैं इसको तो मैं अच्छी बात मानता हूँ, इनऑर्गेनिक में लिखाते ज्यादा है, एक्सप्लेन कब करते हैं तो सबको अच्छे से। सर मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है वो ना एक साथ 2-3 टॉपिक को लिख देते हैं, उसके बाद उसको क्लियर करते हैं ना तो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। और न्यूमेरिकल में भी सर 2 न्यूमेरिकल एक साथ लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं ना तो अच्छे से क्लियर नहीं होता, एक एक समझाने के लिए बोलना तो अच्छे से समझ जाएगा। और ठीक है, ये हुई ना बात बेटा, अब आपने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो ये वाली बात सर को बिल्कुल बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, होता है। देखो क्या होता है कि नए टीचर होते हैं ना, हमें एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। सर ये मेरा प्रॉब्लम था, बाकी का मुझे नहीं पता, मतलब ये मुझे लग रहा था कि ये प्रॉब्लम होगा करके। जो प्रॉब्लम होगा देखो वो ही बताएगा ना। हाँ उनसे आप पूछ लो एक बार। तो आपने ये मुझे बताया, और किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी शेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे है ना पर्सनल फोन भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे नंबर पर मुझसे बात कर लेना, आप बाकी सर से भी तो कर रहे हो, तो एक बार मुझसे बात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं सर से बात करूंगा, वो इस वाली चीज को सही कर देंगे। सर वो एक ही बार सब कुछ को बोर्ड पर लिख देते हैं और फिर हम लोग लिखने में रह जाते हैं और समझ नहीं आता है। चलो लिखाने के लिए बोल दूंगा, कम लिखा देंगे, ठीक है। सर कल ऑर्गेनिक क्लास होगी? परसों 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 होगी, हाँ ठीक। सर जी परसों से 2 क्लास लगेगी ना, बेटा मतलब 4 क्लास। कल बात कर लेंगे, अगली क्लास का टाइम हो रहा है इसलिए अभी मुझे इसको क्लोज करना है, इसके बारे में कल कर लेंगे, परसों से शुरू होगा। कल तो ये शेड्यूल रहेगा, 3 ही क्लास रहेंगी, बस ऊपर नीचे हो सकती है, कोई पहले केमिस्ट्री हो सकती है, ठीक है।